एमपी में जाति की राजनीति, प्रदेश की सियासत जाति पर अटेकी। 2023 को लेकर कांग्रेस ने की प्लानिंग, जातिगत समीकरणों की करेगी मैपिंग। एमपी में ओबीसी आरक्षण से शुरू हुई सियासत अब जाति पर अटेकी है। 2023 के चुनाव से पहले दोनों दल में बेचैनी है। भावनात्मक मुद्दों पर दोनों ही ज्यादा भरोसा जता रही है। कांग्रेस सिवनी में मॉब लिंचिंग मामले को उठा रही है, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ सागर और सिमरिया गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस ने यूपी बीजेपी की राह पर चलते हुए मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर सामाजिक और जातिगत समीकरणों की मैपिंग करवाने की तैयारी कर ली है। कमलनाथ ने इसकी जिम्मेदारी भी पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव को सौंपी है। जहां ये हत्या करी गई, 2 लोगों की हत्या करी गई, पर प्रश्न पूरे प्रदेश का है। आज मध्य प्रदेश पूरे देश में आदिवासियों के अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, किसानों की आत्महत्या में तो नंबर 1 है, पर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे नीमच की बात होए, मनावर की बात होए, तरह तरह की घटना मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये एक योजना तहत किया जा रहा है। और विधायक दल की बैठक पर बहुत सारे बिंदुओं पर बात हुई है, 1 to 1 बात भी हुई है और सभी ने अपने अपना पक्ष आगामी आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर, आगामी आने वाले नगर पंचायतों चुनाव को लेकर और जो स्थानीय चुनाव उसको लेकर अपनी अपनी बात सबने रखी है। और विशेष रूप से जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके बारे में कई सारे विधायकों ने चर्चा की, वो आरक्षण को लेकर की। सब साथियों ने, विधायक दल के साथियों ने निर्णय लिया कि हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जो पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है उसका उल्लेख जनता के बीच में करेंगे। भले ही मध्य प्रदेश में इस वक्त पंचायत और निकाय चुनाव का हल्ला हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस तो तैयारी 2023 के लिए कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस की जातिगत समीकरणों की मैपिंग और कमलनाथ के पीड़ित परिवारों से मुलाकात पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हर प्रकार से जिन्होंने किया उनको जेल के सींखों में भेज दिया और उस परिवार के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर प्रकार से, मुख्यमंत्री तो हमारे इतने संवेदनशील हैं, 1 सेकंड नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते कैबिनेट के मंत्री तत्काल पहुंचे। हमारा संगठन लगातार उनके साथ संपर्क में आके परिवारों के, पीड़ित परिवारों को हर प्रकार से मदद और सहायता करने का काम किया है। कमलनाथ जी तो केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए वहाँ गए हैं। हमारा कार्यकर्ता तो बूथ पर मैपिंग कर रहा है कि बूथ पर हमारे कार्यकर्ता सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सभी समाजों को समाहित करना, हम तो बूथ की चिंता कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जाति ने ऐसा असर छोड़ा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस इसी पर ही है और कहीं न कहीं दोनों दल मैपिंग के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 230 सीट पर सभी समाजों और जातियों की आबादी के साथ ही उनके मुखियाओं का झुकाव किस ओर है। ऐसे में शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस जातिगत राजनीति को लेकर ही चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जाति से जीत का फार्मूला। मध्य प्रदेश की राजनीति आमतौर पर जाति की राजनीति से मुक्त रही है और मध्य प्रदेश शायद देश के उत्तर भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से है, या आप इसको सेंट्रल प्रोविंसेस में भी देखते हुए आगे बढ़ें, जहां कास्ट फैक्टर से ज़्यादा 2 ही दलों की राजनीति रही, इसलिए मिलावट नहीं रही। बीच बीच में कभी जनता दल, कभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कभी कभी छुटपुट चमक कुछ पॉकेट्स में समाजवादी पार्टी ने भी बिखेरी, लेकिन कोई इन दलों के लिए कोई भी तीसरी शक्ति बनकर न उभरा, न चुनौती दी। ये भी एक बड़ा कारण रहा कि मध्य प्रदेश में जाति की राजनीति उभर नहीं पाई, क्योंकि कोई तीसरा दल आता तो वो अपना एक समर्थन समूह तैयार करता और निश्चित तौर पर जातिगत ध्रुवीकरण भी बढ़ाता ही। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहले ओबीसी मसले को लेकर जिस तरह से राजनीति दोनों ही दलों की तरफ से बड़ी तेज़ और तीखी हुई, और उसके बाद अब जिस तरह से कांग्रेस बात कर रही है कि वो अलग अलग जाति समाज के प्रमुख चेहरों से बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित तौर पर जवाब देने की कोशिश करेगी ही, क्योंकि ओबीसी मसले पर जिस तरह के स्टैंड के साथ वो सामने आई है और दोनों पार्टियों ने जब तक ये मसला
कोर्ट से 14% 50% आरक्षण की जो बात सभी वर्गों के लिए थी, तीनों वर्गों के लिए, वो सामने नहीं आई थी, तो दोनों ही पार्टियों ने घोषणा कर दी। पहले कांग्रेस ने 27% टिकट देंगे और बीजेपी ने कहा हम इससे भी ज़्यादा देंगे। तो जाति एक अहम फैक्टर क्या 2023 के इलेक्शन में होगा, और क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में ये जो एक फैक्टर है ये मतदाताओं को रास आएगा, और क्या ऐसा करके मध्य प्रदेश की राजनीति के अब तक के बेहतर चरित्र को जातिवादी राजनीति की तरफ ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, और ये कोशिशें क्या नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कई बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूँ दिनेश जी। अब्बास हफीज़ साहब हैं, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और ग्वालियर से हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, मुझे समझाइए कि ये जिस तरह से कांग्रेस बात कर रही है, इसके पहले ओबीसी मसले को लेकर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिस तरह के स्टैंड को शो किया है, ये बताता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब जाति भी एक अहम रोल प्ले करेगी। और ये वजह हमने बार बार इसके पहले भी देखी है कि अब जाति समाज के प्रमुख नेताओं को बहुत गाजे बाजे के साथ दोनों ही दल न सिर्फ उन पर डोरे डालते हैं, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि अगर वो उनके साथ नहीं है तो या तो वो घोषणा करके उनके साथ हो जाए, या अगर कांग्रेस में है तो बीजेपी में आ जाए, बीजेपी में है तो कांग्रेस में आ जाए। किस तरह देखते हैं आप? जी, जो जाति की जो राजनीति है वो हमेशा ही रहती है, लेकिन वो उस तरह से उसको बिल्कुल आगे रख के योजनाएं बना के नहीं किया जाता। जब टिकट वितरण के समय हम देखते हैं ना कि आप ओबीसी के अलग अलग किसी सब कास्ट को या उस तरह से जो टिकट देते हैं, तो वो तो दोनों राजनीतिक दल करते रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश थोड़ा सा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो उत्तर प्रदेश बिहार की तरह नहीं है, ऐसा राज्य है यहाँ। तो यहाँ ना उस तरह से कास्ट का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो है, ऐसे हैं कि संगठित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब हम देखते हैं ना कि एक अपना दल जैसे जाति आधारित दल ही होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी छोटी छोटी जातियाँ नहीं हैं जो संगठित नहीं है कि वो सीट मांगें या निर्णायक हों। तो यहाँ जो जाति है वो एक अलग तरह के फैक्टर में काम करती है। वो है कि आपने जो प्रभावी है जिस विधानसभा क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में उसको टिकट दे देते हैं, और बाकी जो पूरा फोकस रहता है, चूँकि अपने यहाँ एसटी बहुत ज़्यादा है, आदिवासियों की जो संख्या है काफ़ी है, तो पहले तो आदिवासियों की सीटों पर फोकस होता है और फिर अनुसूचित जाति पर हो जाता है। यदि ये जो 82 सीटों पर जो भी राजनीतिक दल अपना इक्वेशन जमा लेता है तो वो सोचता है कि शायद हमारी फतेह आसान हो जाएगी, इसलिए बाकी जो कास्ट फैक्टर हैं वो जो है केवल अपने उम्मीदवारी के समय देखता है। और अब ये जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने माइक्रो लेवल पर किया है, तो एक नज़ीर तो बनी है और राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता खुला है और सोच का एक नया तरीका है कि हमको किस तरह से इनको अपने पक्ष में करना है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि हम जातिवादी राजनीति की तरफ बढ़ चले? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जातिवादी राजनीति का तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि बिल्कुल जब हम सेंट्रल कैबिनेट का जब एक्सपेंशन होता है तो ये बताया जाता है कितने ओबीसी हैं, क्योंकि राज्यों में तो होता है। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिशा धर्म और जाति में ही बटी हुई है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और अब तो माइक्रो जातियों का भी माइक्रो मैनेजमेंट है। जैसे हमने बिहार में देखा कि महादलित, और उत्तर प्रदेश में देखा अति पिछड़ा। तो यानी अब जातियों में भी इस तरह के इक्वेशंस लेकर आना, और उसमें भी एक कास्ट फैक्टर के सहारे चीज़ों को देखना। अब्बास हफीज़ साहब, ये कोशिशें कितनी कारगर होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह आपके यहाँ भी तमाम जाति समुदाय के अहम नेताओं से मिलने मुलाकात करने की कोशिशें हैं, 2018 में भी ये कमलनाथ जी और उनकी टीम ने किया था कि जितने भी अलग अलग जाति वर्ग के प्रमुख संगठन थे उनसे कमलनाथ जी की मीटिंग्स हुई थी। उसी लाइन पर इस बार शायद और इंटेंसिफाई करके आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? शरद जी, अलग अलग विचारधारा हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, उनका जिस तरह की मैपिंग है वो उसका जवाब दे सकते हैं और लोग जानते हैं। हमारा ही विचारधारा में शुरू से सामाजिक न्याय की बात की जाती है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक स्वतंत्र संग्राम की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और दूसरी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। सामाजिक संतुलन कैसे बनेगा, हर एक वर्ग को कैसे प्रतिनिधित्व मिलेगा,
कोई भी उपेक्षित कैसे नहीं रहेगा। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए मैपिंग कराई जाती है, किसको कहाँ पर क्या ज़रूरत है, क्या न्याय मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। अनेकों कारण हो सकते हैं। पार्टी की रणनीति क्या है, उसके पीछे किस तरह से काम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग काम हैं। तो हमारा मकसद सामाजिक न्याय है, हमारा मकसद एक संतुलन बनाना है, कहीं पर कोई पीछे नहीं रह जाए, कहीं पर कोई रह नहीं जाए, कोई छूट नहीं जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए इस तरह से हम मैपिंग करा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में क्यों कराया गया था वो तो सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारी तुलना करना हमारे हिसाब से सही नहीं है, और आप जो चाहें कर सकते हैं। जज की भूमिका में भी हो सकते हैं तमाम लोग जो राजनीतिक दल से नहीं होते हैं, तो वो एक अलग अलग नज़रिया हो सकता है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने हमेशा से सामाजिक संतुलन की लड़ाई लड़ी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उसी दिशा के अंदर जा रहे हैं। हमारा मकसद जातिवादी राजनीति करना न कभी रहा है, न कभी रहेगा। आशीष जी, सुनी बात आपने दिनेश जी की भी और अब्बास हफीज साहब की भी। जी देखिए, मेरे काबिल और अध्ययनशील मित्र हिट विकेट तभी हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि उन्होंने सामाजिक समरसता और विकास का प्रयास किया, और इस देश के आजादी के 75 सालों में अगर दलित आर्थिक रूप से अभी भी दलित है, हरिजन अभी भी अगर शोषित है, वंचित है, पिछड़े अगर अभी भी पिछड़े हैं, तो कांग्रेस ने कौन सी जातिवादी डायनेमिक्स को पॉलिटिक्स में अपनाया, वो सबके सामने सिर्फ वोट बैंक है और कुछ नहीं। देखिए, इस बात को स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आजादी के 75 सालों में इस देश की राजनीति को इस देश के प्रमुख राजनीतिक दल ने जिन 3 स्तंभों पर टिका के रखा, उसमें जातिवाद सबसे पहले था, दूसरा परिवारवाद था और तीसरा तुष्टीकरण। 2014 में जब हम आए तो हमने इस डायनेमिक्स को बदलने का प्रयास किया और हमने पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट और नेशनलिज्म की बात की, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्तंभ तोड़ने वाले हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति जोड़ती है। अभी तक 2014 से पहले जो योजनाएं बनती थी इस देश में, वो जाति सेंट्रिक होती थी, हमने हितग्राही सेंट्रिक बनाई। आयुष्मान योजना जब आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना जब आती है, उज्ज्वला योजना जब आती है, तो ये किसी जाति पे फोकस नहीं करती है, ये एक वर्ग पे फोकस करती है जो शोषित है, वंचित है, अंतिम पंक्ति में खड़ा है। और इसी का उदाहरण कई पॉलिटिकल पंडित उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद कहते हैं, जब वो कहते हैं कि जो वोट बैंक कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता था, हितग्राही होने के कारण उन्होंने वोट दिया। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट इन सारे डायनेमिक्स को बदल रही है, और ये जो जाति का फैक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी दूर करके विकास का फैक्टर लाना चाहती है। अब बात करते हैं हम कांग्रेस की। तो देखिए, कांग्रेस जब भी जाति की बात करती है, ये मैपिंग की बात करती है, तो ये मौका परस्ती से अधिक और कुछ नहीं है। और इतनी विषम मौका परस्ती है कि इसको देख के गिरगिट भी शर्मा जाए। मसलन कमलनाथ जब 15 महीने में मुख्यमंत्री थे, तो एक सागर के दलित धन प्रसाद ने जलकर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, पर उसकी चीख कमलनाथ जी को सुनाई नहीं दी, उसको इलाज तक मुहैया नहीं कराया गया। कुछ जवाब ले लेता हूं मैं। एक 20 सेकंड का जवाब दे लीजिए आशीष जी मेरा। सबसे पहली बात तो ये आशीष जी, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि अब ये कांग्रेस की सरकार 75 साल, ये तमाम चीज़ें, पिछले 25 साल की अगर बात करेंगे तो 25 साल के अंदर देश जिस तरफ गया है सबने देखा। पिछले 25 साल के अंदर 10 साल कांग्रेस रही है और आप लोग 15 साल सरकार के अंदर रहे हो। आपने क्या हालात बनाए हैं जनता के सामने है। जाति के आधार के ऊपर इतना कभी नहीं मारा गया जितना अब मारा जा रहा है। उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं वो जनता जानती है। दूसरी बात आपने कही कि हम लोगों ने ये किया और हमारा जो है वो सही है और कांग्रेस का जो है वो गलत है, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, तो ये बहुत ही हास्यास्पद हो जाएगा कि आप अपने आप को एक तरफ से बिल्कुल बना रहे हैं बहुत ही बड़ा संत और दूसरे को आप बता रहे हैं कुछ और। तो ये जनता भी समझती है, ये जनता भी समझती है। इन्होंने खुद कबूल, शरद जी ने खुद कबूल किया कि हमें वो जातियों का वोट मिला जो कभी नहीं मिला था, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स को कबूल करने का काम आपने किया। आखिरी चीज, गिरगिट का रंग बदलने की बात, मैं एक मिसाल समझाऊंगा। आज जिस विषय के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा होती है आरक्षण, आप मंडल कमीशन का विरोध करने वालों में सबसे आगे रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और आज आरक्षण के हितैषी बन के जनता को आप भ्रमित करते हैं। तो ये होता है गिरगिट की तरह रंग बदलना, वो हमारा काम नहीं है, आपका। आशीष जी, जल्दी से आपका क्विक रिएक्शन संक्षेप में, फिर मैं दिनेश जी की तरफ लौटूंगा। जी, जब 15 महीने में कमलनाथ जी को सही में कुछ करने का मौका मिला, तो छिंदवाड़ा की एक दलित बच्ची जिसके साथ कुकृत्य हुआ,
वो जंगलों में पड़ी मिली और कमलनाथ जी की आंखें नहीं खुली। शिवपुरी में 2 बच्चों को पीट पीट के मारा गया, कमलनाथ जी की सरकार नहीं जागी। तो आज जब ये सिवनी में जाते हैं, आप जब प्रतीकात्मक रूप से आप बातें करते हैं, तो वो इन विषयों सत्ता को पक्ष का स्थापित काम करता होता है न्याय दिलाना, विपक्ष का काम होता है आपके न्याय लिए मांगना। जातिवाद सिर्फ सत्ता पक्ष आपके का लिए काम वोट होता है बैंक की न्याय राजनीति दिलाना। है। हम सत्ता में थे तो न्याय दिलाने के लिए बीच में मेहनत नहीं करी बोली, हमने, लेकिन विपक्ष में है तो न्याय की क्या मांग कर करने के सकते लिए हम हैं? आवाज उठाएंगे। इस देश अंतर में समझिए। 75 सालों की अब्बास साहब राजनीति सुन में लीजिए। जब आपने 50-55 साल शासन किया और अभी भी ये वोट बैंक की राजनीति अगर आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जनता की बुद्धिमत्ता को नकारते हैं। चलिए। आपको बताना पड़ेगा कि जब आप सरकार में थे तो आपने क्या किया, नहीं तो ये कोरी बातें ही रह जाएंगी और कुछ नहीं। चलिए दिनेश जी, मुझे ये समझाइए कि जाति की राजनीति कौन नहीं करता है, ये सब समझते हैं, बहुत बेहतर समझते हैं। कोई भी राजनीतिक दल कितना कहे, मैं सभी राजनीतिक दलों को शामिल कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो बढ़ चढ़कर ये भी कहूँगा कि क्या उसके बिना राजनीति की जा सकती है, ये भी राजनीतिक दल बखूबी समझते हैं। हम क्या समझेंगे, जितना वो इसको बेहतर समझते हैं। और यही बात है कि सबसे ज़्यादा हमको विश्लेषण हर राजनीतिक दल के कैबिनेट के पहले और टिकट वितरण के पहले हमें यही समझ में आता है, सारे वर्ग जाति क्षेत्रवार संतुलन को बरकरार रखा गया। ये उनके लिए बड़ी चुनौती भी बनता है। लेकिन बीजेपी ने एक जो प्रयोग किया है कि उसने अपने मूल पिंड को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसने उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना और कुछ जनहितकारी योजनाओं का भी एक मिक्सअप किया है। और उसके साथ उसने अपने पिंड के अनुरूप, चाहे वो राष्ट्रवाद कह लीजिए, चाहे वो आप हिंदुत्व की धारा कह लीजिए, या चाहिए जो उसका प्रशंसक वर्ग है बीजेपी का, उसके एजेंडा के हिसाब से आगे बढ़ने की नीति को फॉलो किया। कांग्रेस अपने मूल पिंड से भी छिटकी, समीक्षक ये भी मानते हैं, और उसने बीजेपी को फॉलो करने की कोशिश की। ये भी उसके लिए ये माना जाता है कि ये दोनों चीज़ें उसके अपने चरित्र के हिसाब से उसको रास नहीं आई। आप कितने सहमत? शरद जी, भारतीय जनता पार्टी किस वर्ग की पार्टी मानी जाती रही, ये कोई जो है विषय वो है नहीं, लेकिन वो जिस वर्ग की पार्टी मानी जाती रही आज उस स्वरूप में नहीं है। क्योंकि जब हम सत्ता में आते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमको बदलनी होती हैं, और जब आप राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको, योजनाएं कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो आप देखिए एकदम फोकस जो हुआ है जाति का वो चेंज हुआ है। अभी तक यहाँ जो राजनीति SC ST होती थी, 2018 का चुनाव आप देखिए कि अनुसूचित जाति का जिस तरह से फोकस था, या जिस तरह से हमने ये देखा कि जो 90 के दशक के बाद से जिस तरह से जो कांग्रेस का कमिटेड वोटर था वो कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ, उसका जो है नए राजनीतिक, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी में गया हो, कहीं भी गया हो, उसके कारण वो कमज़ोर पड़ी। तो आज जब मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस ने कोशिश की कि उसका जो वोटर है वो वापस लौट कर आए, और उन्होंने कुछ हद तक वो सफल भी हुए। लेकिन आप बघेलखंड में जब देखेंगे तो वो वहाँ उतनी सफलता नहीं मिलती, लेकिन ग्वालियर चंबल में मिल जाती है। तो ये जो है एक जो उन्होंने देखा है कि हम जब यदि जाति पर फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलती है। जब अभी वर्तमान जो परिदृश्य है वो OBC पॉलिटिक्स का है। स्पेसिफिक करूं तो आपको किन रीजन्स में इस बार जातिवादी राजनीति के आधार पर टिकट वितरण और जातिवादी राजनीति के आधार पर संतुलन और समीकरण बिठाने की कोशिश अधिक नजर आती? क्या ये विंध्य और ग्वालियर चंबल होंगे जहां हमें सबसे ज़्यादा ये मंजर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अब तो देखिए मध्य प्रदेश का धीरे धीरे जो जातीय परिदृश्य है बिल्कुल बदल रहा है। आप उसे रिजर्वेशन का जो है फैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब OBC का रिजर्वेशन बढ़ेगा, किसी भी स्थिति में बढ़ेगा, तो SC ST का रिजर्वेशन जब कम होगा या उनकी संख्या कम दिखाई देगी तो एकदम जो इसका पूरा असर मध्य प्रदेश पर आएगा। आपको बघेलखंड में भी दिखाई देगा, ग्वालियर चंबल में भी दिखाई देगा। जब हम कहते हैं ना कि 48 से 56% तक हमारे यहाँ OBC है, तो फिर 36% और 56% की जब लड़ाई होगी तो क्या होगा? 56% के साथ हर राजनीतिक दल जाना चाहेगा, और वही मैपिंग कांग्रेस कर रही है और वही एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब्बास साहब, देखिए, मैं फिर से यही कहूँगा, जो आशीष जी ने बहुत सारी बातें कही, उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि उन्होंने हम पर राजनीति का आरोप लगा दिया कि हम जातिगत राजनीति करते हैं,
हमारी आंखें तब नहीं खुलती जब हम सरकार में होते हैं। सरकार में हम न्याय दिलाने का काम करते हैं और जो विपक्ष में होते हैं तो न्याय मांगने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो इशारे में कई जगह बात कही गई है अभी भी और इससे पहले भी, कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं, किस वर्ग की राजनीति करते हैं या जो भी कह लें, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। वो शायद किसी और दिशा के अंदर बातचीत चले जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार से कि आप राजनीति से ऊपर उठ के न्याय दीजिए, सामाजिक न्याय का काम कीजिए। जिस तरह से जातिवादी अपराध, जो जाति के आधार पर अपराध बढ़ रहे हैं, उस तरह से मध्य प्रदेश ने कभी नहीं देखा था, जो आगे तेज़ी से जा रहा है। आप सरकार के अंदर हैं, आप सख्त सज़ा का प्रावधान कीजिए, आप जल्द से जल्द तमाम चीज़ों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, आप जांच जल्दी कराइए। तो कांग्रेस पार्टी को जो मजबूरी में आगे जाके आपके ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, आपसे मांग करनी पड़ रही है, शायद वो सारी चीज़ें कम होकर हम किसी अच्छी दिशा की तरफ जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। आशीष जी। जी। एक तो इस देश का संविधान जो बाबा साहब ने दिया, ना तो वो अपराध को किसी जाति या धर्म के रंग में देखता है, ना अपराधी को देखता है। पर ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता है कि जब अपराध होता है तब ये जाति चेक करते हैं, और जाति अगर इनके मतलब की नहीं होती तो भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है अब्बास भाई, और जितने भी अपराध हुए हैं उन सभी अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। समाज में सख्त संदेश देने के लिए उनके घर बाहर को ढा दिया गया है, ताकि लोग अपनी जरूरत भी तोड़ दें, दोबारा ना कर पाए। और बात राजनीति जाति पर आधारित है या नहीं है, इसकी नहीं है, पर आपने जातिगत राजनीति की सिर्फ वोट बैंक के लिए, लोगों को तोड़ के रखने के लिए, और उनका विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब 80 करोड़ लोगों को कोरोना में 2 साल तक अन्न देती है अब्बास भाई, तो वो किसी जाति को देखकर नहीं देती है, वो पूरे इस देश के उस वर्ग को देती है जिसके लिए आवश्यकता है। और यही बदलती हुई राजनीति का परिणाम है। मुझे लगता है कि जैसे दिग्विजय सिंह जी स्वीकार चुके हैं कि 2023 में कांग्रेस बहुत मुश्किल में आएगी, कमलनाथ जी ने अभी कल परसों, ये आपका इंटरप्रिटेशन है और गलत तरीके से इंटरप्रेट करना आपको शोभा नहीं देता है। आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, किसी की बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उसको गलत तरीके से प्रसारित करना ये आपको शोभा नहीं देता है। जाने कितनी चीजें अजय वैष्णव जी ने कबूली है, न जाने कितनी चीजें कुसुम मेदले जी ने कबूली है, न जाने कितनी चीजें आपके उन तमाम नेताओं ने कबूली है जिनमें सर फुटबॉल के हालात बने हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरह से अपराध बढ़ है अलग अलग जाति के नाम के ऊपर, सुन लीजिए जिम्मेदार उन्होंने कहा आप अतिक्रमण कर लेते हैं आशीष जी के समय का। जी बोल लीजिए आशीष जी। जी बोल लीजिए। मेरे नेता के बारे में मेरे इस तरह की बात करेंगे, मेरे समय पे अतिक्रमण करके आप जनता को उत्तर नहीं दे सकते। आपको बताना पड़ेगा कि 75 साल बाद भी हरिजन 25 साल पे आप 15 साल रहे हैं। चलिए पिछले 25 साल में आप 15 साल और हम 10 साल। बड़ा सवाल ये है, मेरे साथ बहुत संजीदा राजनेता हैं दो, ये मैं उनके माध्यम से पूरी युवा ब्रिगेड और दोनों ही राजनीतिक दलों के सामने भी रखता हूँ कि हमें जब आज़ादी मिली तो ये प्रश्न इतना नहीं उठता था कि कौन किस जाति का बड़ा नेता है। नेता थे और वो नेता ऐसे थे जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे और किसी समुदाय को ये असुरक्षा नहीं होती थी। और आज भी ऐसे नेता हैं, हमें ऐसे नेता मिलते हैं जो भले ही आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो एक संवैधानिक प्रावधान है और बहुत सम्मान है उसका, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उनकी लोकप्रियता वहाँ से निर्वाचित जनप्रतिनिधि से किसी मायने में कम नहीं है, भले ही वो सामान्य वर्ग के हों, पिछड़ा वर्ग के हों। और इसी तरह किसी आदिवासी नेता का सम्मान पूरे मध्य प्रदेश में, किसी दलित नेता का सम्मान पूरे मध्य प्रदेश में है। राजनीति का कौन सा चेहरा हमको ज़्यादा पसंद आएगा? मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे यही चेहरा पसंद आएगा कि जाति से अलग वो एक समाज का नुमाइंदा बनकर उभरे वो नेता, ऐसी राजनीति की बात करें जिसके लिए समाज के सभी जाति वर्ग खड़े हो जाएं। जब भी किसी समाज में अलग अलग चीज़ें घटने लगती हैं, कुछ और नहीं बिगड़ता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो प्रेम और सौहार्द है, मैं ये भी नहीं कहूँगा उसमें कमी आती है, क्योंकि ये सबका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंतर तो पैदा होता है। और ये अंतर कुछ लोगों को चिंतित करता है और कुछ लोगों को प्रसन्न करता है, और यहीं से वो लड़ाई शुरू होती है जो वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें कोई जीतना चाहता है और कोई लूज़ करता है।
तो ये कहीं ना कहीं एक असंतुलन को समाज में जन्म देते हैं। इसको भी हमें समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया दिनेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बीजेपी का कप्तान कौन। नमस्कार।